नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज आधुनिक इतिहास के 6वें भाग में, जी हां, हम लोग 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, बड़ी बारीकी से अध्ययन किए हैं। जिनका बैकग्राउंड पहले से बहुत मजबूत है जीएस जीके में, उनके लिए तो बहुत ही मजा होगा, है ना। बेहतरीन चीज़ें मिल रही होंगी। और जो बिल्कुल अभी ज़ीरो हैं, उन्होंने भी यह दिखाया है कमेंट के माध्यम से कि नहीं आ रहा है समझ में, और काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है। हाँ, जो ये 2 बार में समझेंगे, आपको 4 बार देखना होगा, ठीक है। नोट्स बनाते चल रहे हैं, मुझे मालूम है आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि आगे चल के वही काम आएगा। हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो वही मज़ा आएगा। पता चला कि आप पीडीएफ की तलाश नहीं करेंगे, है ना। पीडीएफ तो उनके लिए ज़रूरी होता है जो बिल्कुल लास्ट में जुड़ते हैं, जिनके पास बेचारों के समय नहीं होता है। ये होता है कि चलो पीडीएफ से फ़ायदा उठा लें। तो कृपया करके आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि 2 या 3 बार देखने के बाद नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। 5 पार्ट में हमने कवर किया, 3 पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा और होगा। आधुनिक इतिहास बढ़िया से हो जाएगा। हाँ, 1 पार्ट लास्ट होगा पूरा शुरू से अंत तक, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना। तो लेकिन उससे बाहर ये लगभग गारंटी रहेगी कि उससे बाहर आधुनिक इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे भी आपका पैरेलल मैंने चालू कर दिया है, भारतीय संविधान, ठीक है। तो 5 पार्ट हमको पढ़ना है। 5 में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, स्पेशली ये 5 है। साइंस भी है लेकिन मेन ये 5 है, ठीक है। तो चलिए आज 6वें पार्ट में हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने देखा था अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। यहाँ तक देखा था हमने, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह हमेशा जुड़ा है गांधी जी से, लेकिन यहाँ पर पर्सनल सत्याग्रह चलाया गया, ठीक है। और गांधी जी के आह्वान पर ही सबसे प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के जनक, है ना, 1940 में। और ये भी 1940 में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव इसको हमने देखा था कि भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथ-गो ने भारतीयों को खुश करने के लिए, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार चलता है। उसी दौर में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथ-गो ने एक प्रस्ताव 8 अगस्त को पेश किया था, जिसको कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई हमारे भारतीयों द्वारा, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया 1940 में ही। तो प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। आचार्य विनोबा भावे ने पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में, वहाँ से अपने सत्याग्रह का आरंभ किया था, ठीक है। इतना तक हमने देखा था। अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ें। पाकिस्तान की मांग, ठीक है। अभी क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो छिपी हुई हैं। मेन चैप्टर क्रांतिकारी गतिविधियों का 3-4 चैप्टर वही बाकी है। जैसे मान लीजिए इंडिया हाउस, गदर आंदोलन, है ना, कामागाटा मारू। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन ढंग से प्रश्न बनाते रहते हैं। इसके बाद 10 पार्ट और आ जाए, तब मैं उसके बाद 2018 वाला पेपर हल कराता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की मांग, है ना, पाकिस्तान की मांग मैंने बताया था कि एक ही आदमी की सबसे बड़ी डिमांड थी, वो थी मोहम्मद अली जिन्ना। वो मोहम्मद अली जिन्ना जो नेहरू जी के साथी थे, नेहरू जी के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी माने इंग्लैंड में अध्ययन किए थे, बहुत पैसे वाले थे, हमेशा इंग्लिश बोलते थे। लेकिन उनकी एक सोच थी कि आदमियों में दास रहने से अच्छा है कि सुअरों में राजा बन के रहो, ठीक है। अरस्तु ने कहा, सुकरात ने कहा, सारे लोगों ने यही कहा कि बहुत बड़े जगहों पर गुलाम रहने से अच्छा है कि छोटी जगहों का राजा बन के रहो। मोहम्मद अली जिन्ना को यह हमेशा एहसास होता था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, भारत में हिंदुओं का बहुमत है, अगर यहाँ पर मैं रह गया तो मेरी इज्जत कौड़ी के 2 हो जाएगी। कितना भी मैं विद्वान रहूँ, कितना भी पैसे वाला रहूँ, कितना भी सब कुछ रहूँ, लेकिन इज्जत मेरी नेहरू के नीचे, पटेल के नीचे, गांधी के नीचे रहेगी। इसलिए वो शुरू से चाहते थे कुछ ऐसा हो जिसमें मैं हीरो बनूँ, मैं राजा बन के रहूँ। तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों का रहनुमाई बनने के लिए, है ना, जबकि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा मुस्लिम के संरक्षक थे, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, बहुत लोग थे।
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि मानते थे और वो चाहते थे कुछ ऐसा देश बने, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रहे और वहाँ पर पक्का है कि मुझे वो तवज्जो मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके लिए अलग से मैं ही ये बदमाशी कर रहा हूँ। तो 23 मार्च है ना, आपको पता होगा इसी दिन भगत सिंह को 1931 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक अधिवेशन किया, लाहौर माने पाकिस्तान, लाहौर में एक अधिवेशन किया मुस्लिम लीग का। किसका? मुस्लिम लीग का, ठीक है। ये एक पार्टी थी, जिस प्रकार से कांग्रेस है उसी प्रकार से मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, 1906 में बनी थी, ठीक है, 1906 में बनी थी। और स्पेशली इसके मुख्य कर्ता धर्ता शुरुआत में थे आगा खां, लेकिन लास्ट में इसके हीरो बन गए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे भले ही बनाया हो 1885 में ए ह्यूम ने कांग्रेस को, लेकिन बाद में हीरो कौन बने? नेहरू, गांधी, टैगोर, पटेल जी और ये सब लोग बने, ठीक है। तो मुस्लिम लीग लाहौर में अधिवेशन हुआ 23 मार्च 1940 का, और वहाँ पर यह संकल्प लिया गया, जिन्ना ने जबरदस्त भाषण दिया और कहा कि पाकिस्तान की मांग के अलावा यही समय है अंग्रेजों पर चोट करो, क्योंकि अंग्रेज लड़ रहा है कहाँ? हिटलर से और जापानियों से जूझ रहा है, और संभावना है हिटलर हरा भी दे, संभावना है इंग्लैंड हार भी जाए, हार जाएगा तो हम आज़ाद हो जाएंगे। भले ही जर्मनी हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, भले ही जापान हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, लेकिन इंग्लैंड तो दब जाएगा। तो सोच रहा था मोहम्मद अली जिन्ना कि यही समय है ना, कि अटैक किया जाए मस्तिष्क पर, किसके? अंग्रेजों के। इन्होंने कहा कि अब हम लोग पाकिस्तान की मांग के अलावा कोई भी मांग नहीं मानेंगे, और जब तक हमारे मुस्लिमों के लिए एक नया देश पाकिस्तान नहीं बन जाता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। और शुरुआत हो गया वहाँ पर। तो विचार जो है पाकिस्तान का, जो ये प्रारूप जैसे हमारे संविधान का ड्राफ्ट जो बनाया था, ड्राफ्ट माने समझिए ब्लूप्रिंट जैसे होता है, जैसे कोई भी जगह का, किसी भी जगह का अगर कुछ कायाकल्प करना है, बदलना है, तो उसका पहले ब्लूप्रिंट निकाला जाता है, माने होगा क्या, कैसे होना चाहिए, आपकी सोच क्या है, आपका जो डेवलपमेंट एरिया है, माने आप कहाँ तक सोच सकते हो वो चीज़ें। तो प्रारूप संविधान का खाका बनाया था किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। तो यहाँ पर प्रारूप बनाया किसने? सिकंदर हयात खान ने, ठीक है, सिकंदर हयात खान एक मुस्लिम लीगी थे, ये भी बस इतना जान लीजिए, सिकंदर हयात खान ने इसका प्रारूप बनाया। किसका? पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, इसका प्रदेश कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इसका नक्शा कैसा कैसा होना चाहिए, ये ड्राफ्ट बनाया किसने? सिकंदर हयात खान ने। लेकिन नाम किसने दिया? 1933 में यूनिवर्सिटी जहाँ से नेहरू पढ़े थे, जहाँ से जिन्ना पढ़े थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, माने अपने समय का नंबर 1 विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक शोधार्थी थे, माने विद्यार्थी थे, चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली, ठीक है, रहमत अली और इनके मित्रों ने मिल करके ये नाम दिया क्या? पाकिस्तान, ठीक है। ये और इसको डिस्क्राइब किया गया है क्या? ये तान माने बलूचिस्तान, और ये पंजाब, ये अफगानिस्तान, ये कश्मीर, ठीक है, कश्मीर, ये कश्मीर, और स्थान माने बलूचिस्तान, माने इन सब चीज़ों को मिला करके, इन सब जगहों को मिला करके हमारा देश बनेगा। देखिए पंजाब है ही, आज भी पंजाब है, और देखिए इधर सिंध है, यस से सिंध हो गया। तो आज हमने देखा था कि पाकिस्तान में, भारत में कितने सटे हुए ये पाकिस्तान है, ये तो पाकिस्तान में 4 ही मेन प्रदेश हैं, आपको पता है। ये हो गया पंजाब, ये हो गया सिंध, ये हो गया बलूचिस्तान, और ये गया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, 4 ही मुख्य प्रांत हैं। तो ये देखिए जो चौधरी रहमत अली था, ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक शोधार्थी, उसने दिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, वही मिला करके बाद में पाकिस्तान बना, और इसका सारा सिस्टम ये दिया गया, ठीक है। नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने, और प्रारूप किसने बनाया? सिकंदर हयात खान ने। और ड्रामाबाजी किसने किया? शुरू से अंत तक आंदोलन किसने किया? पूरे पाकिस्तान को बनाने का सारा श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। इसीलिए उनको वहाँ का
राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक। तो ये हो गया पाकिस्तान की मांग, ठीक। अब छोटी सी चीज़ देखते हैं, मतलब आपको एक एक चीज़ जो मैंने कहा है नोट्स बनाने के लिए उसमें जोड़ते जाइएगा। अब आता है दूसरा चीज़, अगस्त क्रांति। ध्यान देना, वो अगस्त प्रस्ताव था और ये है अगस्त क्रांति, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन लिथ गो वायसराय जो थे, वो हमारे भारतीयों का सहयोग पाने के लिए, झूठ मूठ का लॉलीपॉप थमाने के लिए, झुंझुना देने के लिए उन्होंने एक फर्जी एक प्रस्ताव लाया था, अगस्त प्रस्ताव, जिसको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगस्त क्रांति ये दूसरी चीज़ थी, ठीक है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन। मैंने साथियों कहा था 4 योजना का नाम आपको हमेशा याद रखना है, वह है CBCM, ठीक है। C माने क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स। B माने बेवेल योजना। C माने कैबिनेट मिशन, CBCM, ठीक है, कैबिनेट मिशन। और M माने माउंटबेटन योजना, ठीक है। ये तो 45 में था, 1945, 42, ये 45, ये 46, ये 47, ये तीनों लगातार थे, ये 42 में आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ क्या उस समय, चूंकि ये भी आ चुका था 11 मार्च को, ठीक है, 11 मार्च को स्टैफोर्ड क्रिप्स की मतलब अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन एक आया। अब समझिए, जो भी मिशन आ रहा है कहाँ से आएगा? इंग्लैंड से आएगा। इंग्लैंड वाले क्यों परेशान थे? भारत को मूर्ख बनाने के लिए या भारत का सहयोग पाने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ कि मानसिक रूप से भारत का सहयोग चाहिए था। सैनिक तो उठा के लेके चले गए थे, मैंने बताया था, तभी तो कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया था। 1939 में जो ही विश्व युद्ध छिड़ता है, बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल के पूछे, बिना कांग्रेस की इजाज़त लिए, या जो 11 जगह जो सरकार बनी थी, जो चुनाव पहला 1937 में हुआ था, उन 11 प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी से भी बिना पूछे अंग्रेजों ने हमारे सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया था, जिसके आधार पर उन 11 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने, सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया था कि हमारी क्या औकात है जब हमसे बिना पूछे आप युद्ध में झोंक दिए। और उसके बाद सारा सिस्टम डैमेज चल रहा था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उधर हिटलर जीत रहा था, जापान कब्जा पे कब्जा करता चला आ रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि नहीं, सैनिक सहायता तो मिल जा रही है, लेकिन भारतीयों का मानसिक सपोर्ट मिलना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, उसी दौर में 1-2 कांड और हो गया था। 1941 में पर्ल हार्बर की घटना हो गई थी, ठीक है। इसी बहाने आप विश्व इतिहास के एक आध पॉइंट को देख लीजिए। पर्ल हार्बर एक बंदरगाह था, ठीक है, एक बंदरगाह था। ये किसका? अमेरिका का बंदरगाह। देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये मैं रोज बनाता हूँ 2-2, 4-4 बार। अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, और ये एशिया, ठीक है। तो अमेरिका यहाँ पर है, ठीक है, और जापान यहाँ पर है, ठीक है, जापान यहाँ पर है। अगर इधर से देखा जाए, फिर से इधर जाओगे जब ऐसे नक्शे को, फिर इधर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। माने जापान ने यहाँ से अमेरिका पर हमला किया, पर्ल हार्बर पर, ठीक है। इसमें 3 देश मेन है, ये कनाडा, अमेरिका और ये मैक्सिको। तो अमेरिका के दिल पर हमला किया, पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला किया, और बहुत लोग मारे गए। उसने मिसाइल से हमला किया, जहाज से मतलब हमला किया, बहुत लोगों को मारा गया। पर्ल हार्बर बंदरगाह को तबाह कर दिया, बड़ी बड़ी जहाज उलट पुलट गई। अब चूंकि उसी जहाज से लड़ाई भी करनी थी काफ़ी, है ना, लेकिन सब कुछ तबाह कर दिया, जापानियों ने बर्बाद कर दिया। यद्यपि यहाँ का राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय, है ना, मैंने कई बार जिक्र किया है, उस समय ये व्हील चेयर पर रहते थे, लंगड़े थे, हाँ। और इन्होंने कहा कि हमला करो, हमारे सीने पर घुसकर कोई वार किया है और इसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो जापानियों का मन बढ़ जाएगा। स्पेशली यही मेन कारण था अमेरिका का शामिल होना। वैसे अमेरिका तो शामिल हो चुका था, लेकिन यही मेन कारण था पर्ल हार्बर की घटना, जिससे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण मनोयोग से शामिल हुआ कि अब तो मुझे लड़ना है जापानियों और हिटलर के खिलाफ। माने तो ये रूजवेल्ट, ये लंगड़े थे, और लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तो जहाज चला गया है, अभी ऐसे होगा वैसे होगा,
अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और घंटों लगा उठने में व्हील चेयर से, नसें फट गई, ब्लड आ गया, डिस्टर्ब हो गए पूरा एकदम। सब लोग रोकने के चक्कर में थे कि नहीं इनको नहीं उठने देना, लेकिन उन्होंने रोक दिया सबको, रोक। और उसके बाद उठ करके बताते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, जाओ हमला करो। हमला तो करते हैं जापान पर, छोटा मोटा हमला करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम तुम्हें बताएंगे। और राजकुमार वाली डायलॉग कि हम तुम्हें ज़रूर मारेंगे जानी, लेकिन वो वक्त भी हमारा होगा, गोली भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी, और जगह भी हमारी होगी। वैसे हमारी जगह वाले तो घर का शेर वाली बात हो जाती है, जगह तुम्हारी होगी, मारेंगे तुम्हें। फिलहाल तो ये जापान अमेरिका पर हमला किया। रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो अमेरिका खोला हुआ था, इंग्लैंड की स्थिति नाजुक होती जा रही थी, ठीक है। पर्ल हार्बर ये घटना हो चुका था, तो अमेरिका ने भी प्रेशर डाला किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, ठीक है, कि आप जो है भारतीयों का पहले सपोर्ट लो, बहुत बड़ी सेना है भारतीयों की, बहुत बड़ी सपोर्ट। सब लोगों ने प्रेशर डाला, ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रेशर डाला, ठीक है। और तो ये लोग क्रिप्स मिशन के माध्यम से, वहाँ से आया, इंग्लैंड से आया क्रिप्स मिशन, ठीक है, और मिलते हैं भारत वालों के पास, आते हैं और यहाँ पर अपना कुछ विचार रखते हैं। विचार में लिखूं क्या, सारी चीज़ें वही है जो क्रिप्स मिशन में, वही बेबेल योजना में, थोड़े थोड़े अंतर है। हाँ, अगस्त प्रस्ताव में इसमें अच्छा था कि 1-2 पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। इन्होंने फिर से लॉलीपॉप थमाया क्या, कि अगर आज़ादी मिल जाती है, ध्यान दीजिएगा 1942 चल रहा है और 45 में विश्व युद्ध समाप्त होता है, आज़ादी माने विश्व युद्ध। इन्होंने फिर से कहा कि अगर विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो आपको एक संविधान सभा बनाने दी जाएगी, जिससे आपका संविधान बनेगा। आज़ादी तो आपको मिलेगी, झुंझुना फिर थमा रहे हैं, लेकिन आपको एक संविधान सभा दी जाएगी जिसमें आप चुनेंगे, चुनाव द्वारा आपका सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये संविधान सभा की केवल भूमिका रखा था, ठीक है, संविधान सभा। और दूसरा इन्होंने कहा कि एक संघ बनाया जाएगा जिसमें प्रदेश की इच्छा हो शामिल हो चाहे न हो, वो निकल सकते हैं, जा भी सकते हैं। राष्ट्र मंडल जो है उससे आप आ सकते हो, अंदर भी रह सकते हो, बाहर भी निकल सकते हो। थोड़ी सी आज़ादी मिली, लेकिन इतने से कहाँ संतुष्ट होने वाले थे। अब भारतीयों का धैर्य जवाब दे चुका था, तो ये सारी चीज़ें इनको नकार दिया, इनको भारतीयों ने नकार दिया। मुस्लिम लीग ने कहा बेकार है, हमारी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। गांधी जी ने क्या कहा, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, और गांधी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। अब सोचिए, हाँ, अब ये पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि आप ऐसा चेक पर साइन करवा लिए हो किसी दुश्मन का, मान लीजिए आपने ब्याजी का ब्याज देने वाला धंधा किया है और उसको आपको विश्वास नहीं कि वो पैसा देगा कि नहीं देगा, आपने चेक पर साइन करा लिया उसके। हालांकि ऐसे लोगों के पास चेक कहाँ होता है, लेकिन फिर भी, बट पता चला कि जब वो मर गया, नहीं दे पाया, और आप जब भुनाने गए वहाँ पर, पता चला कि भैया डेट तो उसमें दूसरा लिखा हुआ है, डेट पहले से लिख दिया था कि बस उसके बाद नहीं, तो पोस्ट डेटेड चेक है। आप ऐसा चेक करोड़ों का देने से क्या फ़ायदा, ये बहुत पुराना हो चुका है अब वो गया। इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें तो आगे भी आप कर रहे थे, अब वो हमको नहीं चाहिए, अब हमको आज़ादी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू ने कहा इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, टूटते हुए ये सिंकिंग बैंक होता ना, चेक इन द नेम ऑफ सिंकिंग बैंक, टूटते हुए बैंक के नाम चेक, टूटते हुए बैंक के नाम चेक, है ना। अब यहाँ के क्या कहेंगे, अब पता चला कि आपको 1 करोड़ का चेक दे दिया और आप ऐसे बैंक में जा रहे हो जहाँ खुद ही बर्बाद है। 1 करोड़ का 1 लाख उसमें अंदर नहीं है। जब आप जा रहे हो भैया ये चेक है, अरे जाओ यार, हम कहाँ से पैसा देंगे भाई, हमारा स्ट्रक्चर तो खुद ही नहीं 1 लाख का है, हमारे अंदर है ना छोटी छोटी बैंकें जो पहली होती थी तबाह होकर भाग जाती थी। तो टूटते हुए बैंक के नाम चेक किसने कहा, नेहरू ने। ये बार बार सवाल आता है। क्रिप्स मिशन के बारे में ही कहा था कि बेटा ये बहुत हो चुका, पुराना हो चुका, पोस्ट डेटेड है ये, और इन्होंने कहा कि आप ऐसा चेक मत दो भाई, जो बैंक टूट रहा है ना, उसके नाम चेक मत दो। तो क्रिप्स मिशन लगभग फ्लॉप हो गया। इन्होंने जो लॉलीपॉप थमाया भारतीयों ने नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा कि झुंझुना में जो है वो लगा हुआ गंदगी लगा हुआ, हम पकड़ नहीं सकते, बेकार है ये, एकदम बेकार है झुंझुना, हम लोग बहुत बजा चुके हैं ये, अब दूसरा को दीजिए, थोड़ा बड़ा गदा सदा दीजिए, तलवार दीजिए बड़ा। तो क्रिप्स मिशन फ्लॉप हो गया। अब आता है
क्रांति, ठीक है। यहाँ पर 8 अगस्त, ध्यान देना, 8 अगस्त 1942 को, पहले तो 7 अगस्त को हुआ था, लेकिन फिर 8 अगस्त, ठीक है। 8 अगस्त के पहले मैं एक डेट दे रहा हूँ, 14 जुलाई 1942 को वर्धा, जो गुजरात में है ना, वर्धा गुजरात में एक सम्मेलन किया गांधी जी ने, और गांधी जी ने कहा कि अब बहुत हो गया। देखिए ये मार्च की बात है ये, और अप्रैल में ये फ्लैप होकर चला गया, क्रिप्स मिशन अप्रैल में चला गया, और इधर जुलाई आ गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी जी ने एक सम्मेलन बुलाया, और वहां पर उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन अब चालू होगा, ठीक है। उन्होंने एक आंदोलन चलाने गया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब कहा कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब चलिए भारत छोड़िए। अब ये अपने आदर्शों से भी नीचे जाने के लिए तैयार हो गए थे गांधी जी, ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो चुका था। और वैसे भी गांधी जी का महत्व इधर थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि 32-33 के बाद उनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह गया था। देखिए उधर इतिहास में बहुत ज़्यादा उनका नाम नहीं आता है, तो उन्होंने सोचा कुछ और भी बवाल किया जाए। तो इनका प्रपोजल लगभग रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन माने विद्रोह करना पड़ेगा, मारकाट करना पड़ेगा, हम लोग अपने गांधीवादी आदर्शों से नीचे आ जाएंगे, हिंसा होगा उसमें, तो रिजेक्ट करते। उसी समय गांधी जी भड़क गए और उन्होंने कहा बालू उठाकर वहीं पर कि मैं एक मुट्ठी रेत से कांग्रेस से बड़ी संस्था स्थापित कर सकता हूँ, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पर उन्होंने अपनी अहंकार भी दिखाई, ठीक है। और 8 अगस्त को, लेकिन 8 अगस्त को फिर हुआ तो सब लोगों ने सोचा विचारा। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान है ना, यहीं पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी हुआ था। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान बहुत बड़ा मैदान है, उसको अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे, कांग्रेस की बैठक हुई। मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह फैसला कर दिया गया कि नहीं, गांधी जी की जो सोच है वो सही है। अब इस समय भारत क्या नाम है होना चाहिए, क्या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना चाहिए कि अब अंग्रेजों बहुत हो चुका, क्विट, भाग जाओ यहाँ से, अब छोड़ो। वहीं पर गांधी जी ने एक नारा दिया, डू और डाई, ठीक है, डू और डाई। बहुत बड़ा भाषण दिया था, लगभग 1.25 घंटे का भाषण दिया था, और 1.25 घंटे के भाषण में उन्होंने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो। इन्होंने अंग्रेजों के लिए नहीं कहा था करो या मरो, इन्होंने अपने लिए कहा था या तो हम अपना आंदोलन करेंगे, जमकर करेंगे, है ना, या तो हम करेंगे या फिर मरेंगे। और अंग्रेजों के लिए क्या था, या तो आप करो माने हमको आज़ादी दो, और या तो हम मरेंगे, आपको नहीं मारने वाली बात थी। गांधी जी कितने भी थे, हिंसक प्रवृत्ति के नहीं थे, उनकी सोच नहीं थी, लेकिन अब जो है उनको लगा कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा नया करना चाहिए। डू और डाई का नारा कहाँ दिया, 8 अगस्त को दिया, और उसके बाद 9 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, ये 8 अगस्त को, इसको हम लोग अगस्त क्रांति बोलते हैं, ठीक। और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया। अब आंदोलन शुरू होने का मतलब समझ रहे हैं, लेकिन आंदोलन शुरू होने के पहले ही अंग्रेज इस बार अलर्ट थे। उनको लगा कि इस बार अगर इन लोगों ने, एक तो हम लोग विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, उधर हिटलर ने नाक में दम कर रखा, लग रहा है कि हमारा पूरा जीत लेगा। सदियों से बनाई हुई जो ऐसी तस्वीर हमारी थी कि कहीं भी सूरज डूबता नहीं अंग्रेजों के राज में, लेकिन लग रहा सब डूब जाएगा। और इधर गांधी जी ने प्लानिंग कर लिया, तो अंग्रेज भी खोल गया। उन्होंने कहा कि पहले गिरफ्तार करो, सबको गिरफ्तार करो एकदम। तो गिरफ्तार करना है नहीं, आंदोलन 9 अगस्त को ही शुरुआत में ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा आंदोलन था साथियों, नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है इसको, कोई भी बड़ा नेता बाहर नहीं था, सबको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। की चलो देखता हूं कौन आंदोलन करते हो। जब लीडरलेस जो मूवमेंट होता है वो कैसा होगा, अब हम तुमको दिखाते हैं। अंग्रेजों ने ये सोचा कि चलो, खिसियाए थे, है ना। तो अब देखिए, गांधी जी को और कस्तूरबा गांधी माने इनकी पत्नी जी को, ठीक है, कस्तूरबा गांधी को, और हमारे सरोजनी नायडू को ये बंद कर दिया गया आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस, ठीक है, महल में। आगा खां पैलेस कहाँ है, यही जो
मुस्लिम लीग वाला आगा खां, ये है पूना में, पूना माने महाराष्ट्र। इनको गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को और सरोजनी नायडू जी को, इनको बंद कर दिया गया यहाँ पर आगा खां में। और नेहरू को, ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, है ना, मैंने बताया था 1937 के आम चुनाव में जो 11 जगह चुनाव हुआ था, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्लस पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, सीतारमैया और जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। अभी ज़्यादा मतलब नहीं है आपको, बस इतना जाने कि नेहरू, इनको अहमदनगर किले में कैद किया गया, अहमदनगर जेल, ठीक है, जेल को ही किला बनाया था, अहमदनगर में कैद किया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में, है ना, पटना में माने बिहार में, ये बांकीपुर जेल था, बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया, सोचिए। और जयप्रकाश नारायण, ठीक है, चलिए बता रहा हूँ जयप्रकाश नारायण कौन है। जयप्रकाश नारायण, इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है, हजारीबाग जेल माने ये भी बिहार में, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण साथियों, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने इंदिरा गांधी के नाक में दम किया था। इन्हीं के डर की वजह से इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। वैसे कारण बहुत था, लेकिन जब इन्होंने पटना के गांधी मैदान में, माने जो आज पटना का बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर लाखों लोगों को संबोधित किया, सारे छात्र, है ना, और बड़े बड़े योद्धा, युवा योद्धा जब इनके भाषण सुनने आए, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का अति होता जा रहा है, सब कुछ सब डिस्टर्ब होता जा रहा है, इनको जेल में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण उस समय बहुत साल तक जेल में बंद थे, बहुत दिनों तक, माने इंदिरा गांधी ने बंद करवाया था कि यही आंदोलन के सबसे बड़े कर्ता धर्ता। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था समग्र क्रांति, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। समग्र क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं आंदोलन? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण बिहार के थे, और उन्होंने पूरा क्रांति का बिगुल बजाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन इंदिरा गांधी तो 1975 में थी, ये 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार होकर हजारीबाग थे, वहाँ जेल तोड़ करके, माने जेल से भाग करके आ गए बनारस में, और बनारस में मुखबिर के द्वारा पकड़े गए, फिर से पकड़े गए। इनके साथ कितना अत्याचार हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में, अभी ये तो राष्ट्रपति बने थे बाद में चल के। तो समग्र क्रांति, यस, हाँ, दो सवाल इसमें आता है। सर्वोदय आंदोलन के जनक, ठीक है, सर्वोदय, अभी भी इनकी पत्रिका आती है सर्वोदय नाम से। इनके विचारों के लोग जो हैं आज भी ये पत्रिका निकालते हैं। समग्र क्रांति के जनक, सर्वोदय आंदोलन के जनक कौन? जयप्रकाश नारायण। इनको हजारीबाग जेल में बंद किया गया था उसी दौरान में, ध्यान दीजिएगा, 1942 के आंदोलन में। और ये भाग करके वहाँ से निकल लिए, बड़ी धरपकड़ हुआ, लास्ट में बनारस से पकड़े गए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ, नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ और पट्टाभी सीतारमैया, इनका नाम आपने सुना होगा साथियों। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 1938 और 1939, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ, यद्यपि इनका सुभाष चंद्र बोस वाले चैप्टर में होगा जिक्र। तो सुभाष चंद्र बोस मैंने बताया था आपके चैप्टर में, असहयोग आंदोलन वाले में। 1920 में आते हैं, अपना आईसीएस का जॉब छोड़कर इंग्लैंड से, गांधी के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन विचारधारा में टकराव होता है, लेकिन गांधी जी की बड़ी इज्जत करते हैं। तो रहते रहते वो कांग्रेस तो ज्वाइन करते ही हैं, बड़ी सेवा करते हैं और कई बार गिरफ्तारी देते हैं। तो उनको लगता है गांधी जी को कि इनको भी एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हर साल कांग्रेस का सम्मेलन होता था दिसंबर में लगभग, ठंडी में, और उसमें एक अध्यक्ष नया बनता था। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस को सबके सहयोग से राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। इन्होंने इतना आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, इतना गजब का संगठनात्मक जो मजबूती थी कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल एक ऊर्जा भर दिया, जो अभी तक वैक्यूम था, शून्यता थी। तो गांधी जी को लगा कि यार ये तो हमारी छवि से भी ऊपर जा रहा है, बहुत हीरो बन गए। तो उन्होंने कहा कि अब इसको चुनाव नहीं जीतने देना, मतलब नहीं करने देना। उन्होंने कहा सुभाष इस बार तुम नहीं लड़ोगे। सुभाष ने कहा कि गांधी जी, मैंने जो अभी काम शुरू किया है वो अभी अधूरा है, अभी मुझे पूरा करना है, और गड़बड़ हो जाएगा, मैं इस बार और लड़ूंगा, अगली बार नहीं लड़ूंगा। तो गांधी जी ने कहा नहीं, दोनों में वैचारिक टकराव हो गया। तो गांधी जी कहें कि चलो ठीक है तुम लड़ो, लेकिन तुम कांग्रेस के जो अथराइज्ड कैंडिडेट नहीं हो, एक अधिकृत कैंडिडेट नहीं हो,
अधिकृत कैंडिडेट हम करेंगे, कांग्रेस करेंगे, तुम अपना निर्दलीय लड़ो। ये कहा ठीक है कोई बात नहीं, लड़े। और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को वहाँ से बुलाया, दक्षिण भारत से बुलाया, चेन्नई से बुलाया, वहाँ से बुला करके इनको इनके खिलाफ खड़ा कर दिया और कहा था कि सीतारमैया ध्यान देना, तुम्हारी हार होगी, मेरी हार होगी। मेरी हार माने पूरे राष्ट्र की हार होगी। उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल बना दिया। लेकिन भारतीय जनमानस अपने आप में एक महान, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 39 में भी जीता दिया। ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा कहाँ गुजरात में, त्रिपुरी कहाँ मध्य प्रदेश में, दोनों ये जीते थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। बाद में गांधी जी ने एकदम से भी सहयोग करना बंद कर दिया, कई महीने तक अपने लोगों से सहयोग करवाना बंद कर दिया। कांग्रेस के अंदर रह करके सुभाष चंद्र बोस अपने को छला महसूस करने लगे। उनको लगा कि हमारे और गांधी जी के विचारों का जो टकराव, उसका फायदा अंग्रेज उठाएंगे। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद एक अपनी नई पार्टी बनाई, कौन, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में ही, 1939 में इस्तीफा दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई। फिलहाल पट्टाभी सीतारमैया थे, आगा खां मैंने बता दिया, कस्तूरबा गांधी, ध्यान देना, सारे लोग, सारे क्रांति के जितने पुजारी लोग थे जो आगे चल के इसका करता धरता बनने वाले थे, सबको बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया, अच्छे लोगों को। लेकिन जनता कहाँ मानने वाली थी, जनता शुरू हो गई। जनता को लगा कि ये तो हमारे विद्रोह को पनपने से पहले दबा रही है। धीरे धीरे आग लगना शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो नारा शुरू हो गया। उसके बाद बिजली के खंभे उखाड़े जाने लगे, रेल के पटरी उखाड़े जाने लगे और तार जितना था सब खंभे का सब उसको तोड़ा जाने लगा, बैंक फूंक दिया गया, स्टेशन जला दिया गया, हिंसा का रूप। लेकिन गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे। अब गांधी जी की विचारधारा पता नहीं कहाँ चली गई, जिस विचारधारा की बदौलत भगत सिंह को बचाने से गुरेज करते रहे, हमने जिक्र किया है। अब वहाँ चलता रहा, तो आंदोलन को दबाने के लिए है ना, अंग्रेजों ने बड़ा खूब अत्याचार करना शुरू किया। फिलहाल कुछ आंदोलनों के नाम मैं बता दूं। भूमिगत आंदोलन किसने किसने किया था? भूमिगत माने अंडरग्राउंड रह करके भाग गए सब लोग, कई लोग तो भाग गए। राम मनोहर लोहिया जी, उषा मेहता जी, ये सब जो खास नाम थे। तो ठीक है, बम्बई और नासिक माने आपका बम्बई माने जो आज मुंबई है और नासिक में, वहाँ से भूमिगत रह करके, ठीक है, तो रेडियो संचालन किसने किया? उषा मेहता ने। बहुत बार पेपर में आया कि रेडियो इनका उषा मेहता प्लस राम मनोहर लोहिया, है ना, जिन्होंने बनाई थी समाजवादी पार्टी जिसके आज मुखिया मिस्टर मुलायम जी और अखिलेश हैं। ठीक है, तो ये लोहिया, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रहकर रेडियो का संचालन किया और उस रेडियो के माध्यम से क्रांति का अलग जगाया। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने काफ़ी ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियाँ की जिससे ध्वस्त किया जा सके, उनके सिस्टम को, उनके चीज़ों को नष्ट किया जा सके, गोली बारूद से उड़ाया जा सके। ठीक है, इन लोगों ने, उषा मेहता ने, बहुत बड़ी क्रांतिकारी, और राम मनोहर लोहिया और भी कई लोग थे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, कहाँ पर? ये बम्बई और नासिक में। ठीक है, बम्बई और नासिक में। और समानांतर सरकार भी कुछ बनी। ठीक है, समानांतर सरकार बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें हुआ बलिया, तामलुक और सतारा, 3 जगह तो मेन था जिससे आपको सवाल ज़्यादा है। समानांतर सरकार माने पैरेलल गवर्नमेंट, यानी जैसे आपका चल रहा है, अंग्रेजों का राज तो वही है, लेकिन कुछ जगहों से अंग्रेजों को मार करके पूरे जिला को खाली कर दिया गया, पूरे जगह को। अब बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का, पूरे जिला को डीएम को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया। उसके बाद सारा अधिकार डीएम खुद, माने 1 सप्ताह तक, ध्यान देना, बलिया में चित्तू पांडे नामक एक क्रांतिकारी, चित्तू पांडे, इन्होंने क्या किया कि गर्दन पकड़ करके उठा के फेंक दिया, डीएम को हटा दिया वहाँ से, सब कुछ, वहाँ जितने अंग्रेज थे सबको मार के भगा दिया, कब्जा कर लिया, बहुत लोग मारे भी गए। और चित्तू पांडे वहाँ 1 सप्ताह तक राज करते रहे, सिर्फ 1 सप्ताह, बहुत छोटा। बलिया में सबसे पहली समानांतर सरकार किसने बनाई थी? और ये कब चला था? 1942 के बाद, यानी 42 को ईस्वी आंदोलन में। ठीक है, चित्तू पांडे ने। ठीक, ये 42 में ही बना था 1 सप्ताह के लिए। तामलुक, ये है मिदनापुर जिला, मिदनापुर माने पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर भी आंदोलन चला और ये लगभग, ये भी 1.5 साल से ऊपर चला।
1.5 साल से ऊपर सोचो, मिदनापुर में वहां पर पूरा अधिकार कर लिया साहब। अंग्रेज सरकार अपनी चला रहे हैं, माने इन्होंने समानांतर सरकार के ना, तुम उधर के राजा हो, अगर हमारे दिल्ली के मालिक हो तो हम लोग अपने बलिया के मालिक है। इधर ये मिदनापुर जिले में तामलुक में वहाँ पर पश्चिम बंगाल में वहाँ पर भी कब्जा कर लिया गया लगभग 1.5-2 साल, ठीक है। और एक नाम आता है यहाँ पर मातंगनी हजारा, ठीक है। अब दूसरा कोई पेपर होता और उसको डिटेल में पढ़ाना होता तो इनके बारे में खूब जम के, बस इतना जानिए कि ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी, बंगाल की ही थी, मिदनापुर की ही थी, और लास्ट में इनको गोली मारी गई। और एक हाथ तो झंडा जब लेकर ये आंदोलन कर रही थी, जब खूब जम करके स्टेज पर चढ़ के, तो अंग्रेज ने गोली मारा था एक हाथ में, तो झंडा गिरा, दूसरे हाथ में पकड़ा, फिर मारा मस्तिष्क में गोली, बीचों बीच मारी गई। मातंगनी हजारा बहुत ही मशहूर नाम। मातंगनी हजारा किस जगह से, मिदनापुर से, किस आंदोलन से जुड़ी हैं? भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। और 17 में सर्वाधिक समय तक, ध्यान देना, लगभग 2 साल, दिसंबर से लेकर सितंबर तक, ध्यान देना, दिसंबर से लेकर के सितंबर तक, माने 1943 से 1945 तक, या आई थिंक 42 से 44 तक, लगभग दिसंबर 42 से सितंबर 44 तक, या ऐसे समथिंग 2 साल लगभग 17 में चला था, ठीक है। यहाँ पर भी वाई वी चौहान और नाना पाटिल, ठीक है, ये 2 नाम अक्सर यहाँ पर आता है बस। वाई वी चौहान, ठीक है, मुख्यमंत्री भी आगे चल के बने थे ये। तो वाई वी चौहान 17 माने आपका महाराष्ट्र, वाई वी चौहान मुख्यमंत्री भी बने थे। वाई वी चौहान और नाना पाटिल ये दोनों इसको दिए। और सबसे ज़्यादा अगर पेपर में आता है कि सर्वाधिक समय तक समानांतर सरकार, एक पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ चली थी, वो थी 17 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। उषा मेहता ने रेडियो का संचालन किया, राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है। तो ये चला था। और उसी दौर में अत्याचार जब शुरू हो गया, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू कर दिया खूब, बिल्कुल। तो गांधी जी ने वहाँ पर अनशन कर दिया कि बस आगा खां पैलेस में ही अनशन कर दिया। एक तो उनकी उसी महल में ही महिलाओं के जो कक्ष था, जो बना था, उनकी पत्नी गुजर जाती हैं, कस्तूरबा गांधी मर जाती हैं, ठीक है। और जनता पर अत्याचार देख के इन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि बस अब भूख हड़ताल करूंगा, या तो हमको आज़ादी दो, या तो इनको छोड़ो, सबको करो। ये क्या मतलब है कि हम लोगों को बंद करके आप लोग मार पीट रहे हैं। अंग्रेज भी इस बार तैयार थे कि चलो बहुत हो चुका, इतना आपका भूख हड़ताल देख चुका, जब देखो नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हमको हर मौके पर झुकाया, लेकिन आज चल चंदन की लकड़ी उकड़ी मंगा ली गई, सब कुछ कर लिया गया, आग चिता घी सब व्यवस्था कर लिया गया, मरने दो। काफ़ी दिन हो गया, एकदम मरने कगार पर हो गए। अब लगा कि मर जाएंगे, आज फूंक दिया जाएगा, लेकिन कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। अंग्रेज बिल्कुल तैयार हो गए, लेकिन गांधी सोचे यार कोई असर ही नहीं हो रहा है, मर जाऊंगा तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा, लोग याद करेंगे कि मर गया। तब तक एक दिन अचानक, नहीं खाना लेके आओ, खाऊंगा, मैं अपना तोड़ता हूँ अनशन, बाद में देखा जाएगा। अंग्रेज बेचारे भौचक हो गए कि एक तो मौका मिला था इसको मारने का, पूरा आंदोलन के दबाव में सब मारे जाते, ये गांधी जी को कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन गांधी जी बहुत चालू थे, बहुत चालू चीज, वो अपना निकल लिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, और लास्ट में फिर इनको दबा दिया गया, माने इनके आंदोलन को लगभग ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे बाद में सब छोड़े गए नेता लोग। एक सिंपल में अगर मैं इसको पढ़ाऊँ 1942 का केवल आंदोलन, तो 1 से 1.5 घंटे जाएगा, और भी जाएगा अगर बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत, लेकिन आपको याद करने लायक चीज़ें जो है मैं बता दे रहा, ठीक है। समानांतर सरकार, भूमिगत रेडियो, प्लस किसको किसको कहाँ कहाँ के जेल में रखा गया था, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति क्या था, ठीक है। ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष थे वहाँ पर, उसको अगस्त क्रांति दिया गया, करो या मरो का नारा इसी में दिया। तो कई चीज़ें इसमें छिपी हुई है आपका, ठीक है। इसमें अब आता है, चलिए एक चीज़ और शायद नहीं हो पाएगा, लंबा हो जाएगा, चलिए दूसरे चैप्टर में, ये है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, चलिए इनको दूसरे चैप्टर में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को, वैसे भी इन दोनों का वैचारिक मतभेद, तो सुभाष चंद्र बोस से बनने वाले सवाल और गांधी जी से बनने वाले सवाल देखते हैं आगे चल के। यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, 1946 का नव सैनिक विद्रोह, ठीक है, जो पेपर में खूब आते रहते हैं, नव सैनिक विद्रोह, ध्यान देना। इसमें 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर,
और 23 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ मेन था। ठीक है, इसके पहले एक कांड हो चुका था जिसको हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके पहले एक कांड क्या हो चुका था, सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, आईएनए, जिसको कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, आईएनए और आज़ाद हिंद फौज जब 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया, माने जापानियों के सहयोग से लड़ रहे थे, एक अकेला सुभाष चंद्र बोस एक पूरी सेना को लेकर की और युद्ध बंदियों को लेकर के सेना बनाई थी और उसको लेकर हमारे भारत पर ही आक्रमण किया। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। पूरी सेना हमारी जीत गई होती। सोचिए, अकेले सुभाष चंद्र बोस ने हमको आज़ादी दिला दिया होता। लेकिन चूंकि ये जो भारत है, ये यहाँ पर से हमला करते हैं, म्यांमार पर जीत जाते हैं, लेकिन इधर मणिपुर में उनके साथ अत्याचार होता है, जापानियों के साथ। जापानी से मिलकर लड़ते, लेकिन जापानी तो अपने चालाकी में थे। और इधर नागालैंड में, हालांकि यहाँ पर झंडा फहराया था, यहीं पर पता चला कि जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। और जब परमाणु बम गिरा दिया तो जापान तबाह हो गया, जापान भग गए वहाँ से। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जो अकेले रह गए, इधर ही सातों को बनाया था। ठीक है, ये पेपर में कई बार सिविल में आया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का जो आक्रमण हुआ था किस तरफ से हुआ था, तो पूर्वोत्तर भारत, जो 7 बहनें हैं, उधर से हुआ था। फिलहाल तो जब जापानी भग गए, एक कमज़ोर पड़ गए, आज़ाद हिंद फौज समर्पण कर दिया। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस निकल लिए और लास्ट में पता चला कि हवाई जहाज़ क्रैश हो गया और मारे गए। ठीक है, उसकी कोई सच्चाई कोई किसी को नहीं पता क्या हुआ, जिंदा है मरे, लेकिन वो तो हो चुका था। और अंग्रेज़ों को एकदम बिल्कुल आर्मी पर कोई भी विश्वास नहीं रह गया था कि ये तो बड़ी बदमाश है, खाते हमारा है, वो जाके बना लिया आर्मी सुभाष चंद्र बोस के साथ। बताओ, हमारे लोग थे, युद्ध को बंदी बनाया, हिटलर ने बनाया, जापानियों ने बनाया, और ये लोग हमारे ही खिलाफ आक्रमण कर दिए। तो उनको तो थल सेना पर एकदम विश्वास नहीं रह गया था। नौसेना जो थी, है ना, बम्बई में एक जो आईएनएस था, माने पोत था, है ना, एक बहुत बड़ा जहाज था, आईएनएस तलवार। आईएनएस माने इंडियन नेवल शिप तलवार। इन लोगों की यानी नौसेना थी, माने जल सेना थी। ठीक है, और यह एक प्रशिक्षण पोत था, माने ये ट्रेनिंग देता था, प्रशिक्षण पोत था आईएनएस तलवार। इस पर जितने कर्मचारी थे, लाखों लोगों ने, माने इस पर रहने वाले लाख लोग थोड़ी थे, लेकिन नौसेना के लोगों ने एक हड़ताल कर दिया, आंदोलन कर दिया 1946 में। क्या किया कि आप हमको अच्छा खाना नहीं देते हो, आप हमको इज्जत नहीं देते हो, आप हमको वेतन सही से नहीं देते हो। ठीक है, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि अब हम करेंगे। और एक एसएम खान साहब थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने हड़ताल समिति भी बनाई। ठीक है, एक हड़ताल समिति बना करके 18 अक्टूबर को तो इन्होंने ये किया, 22 अक्टूबर को 2 लाख लोगों ने बहुत बड़ी हड़ताल किया। 22 अक्टूबर 1946 को 2 लाख लोगों ने एक जगह बम्बई में ही इकट्ठे होकर बहुत बड़ा आंदोलन किया। और हिल गई सरकार, हिल गई, लेकिन उनको विश्वास नहीं था। उसने अपने बड़े कठोर अधिकारियों को भेजा दबाने के लिए, और दमन चक्र प्रारंभ हो गया कि तो भाई बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तब मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल इन दोनों ने मिल करके सबको समझाया कि देखिए, आप लोगों के आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, इसलिए आप लोग सरेंडर कर दीजिए, है ना, आपकी बातों को मनवाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल होता क्या है, समझौता के बाद होता क्या है ना। तो इन लोगों ने समर्पण 23 अक्टूबर को समर्पण कर दिया, 18 अक्टूबर को बवाल किया, 22 को बहुत बड़ी हड़ताल किया, 2 लाख लोगों की हड़ताल थी, और 23 अक्टूबर 1946 को इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भले ही हार हो गई, लेकिन एक तो उधर विश्व युद्ध में कमर टूट रही थी, किसकी? इंग्लैंड की। और इधर हम लोग कमर तोड़ रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से, नौसैनिक विद्रोह के माध्यम से। और दूसरी बात, 1945 में ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज जो मुकदमा केस था, है ना, आप लोगों ने शायद सुना होगा, बिल्कुल लाल किला। सोचिए, हमारा जो मुकदमा चलता कहाँ चलता है? कोर्ट के अंदर। लेकिन जब 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया,
और जापानी भाग गए हमको छोड़ के, हमारे लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो सोचिए अंग्रेजों ने क्या हाल किया होगा कि साले लोग, तुम लोग हमारे ही खाए, हमारे ही पहने, और अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो फिर सुभाष चंद्र बोस के साथ हमारे ही खिलाफ आक्रमण किए, तो बड़ा उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। लेकिन 3 लोग थे, है ना, कर्नल साहनवाज, कर्नल ढिल्लन और एक और थे, कर्नल साहनवाज। चलिए आप लोग बताइएगा, इसमें दिमाग में नहीं आ रहा है। कर्नल साहनवाज, कर्नल ढिल्लन, मतलब ये लोग सेना के कर्नल थे, और ढिल्लन और एक और थे। इन तीनों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। ध्यान दीजिएगा, लाल किले में, सोचिए लाल किला, दिल्ली का लाल किला, वहां पर मुकदमा चल रहा है, वहां पर कोर्ट बैठ रही है इनके ऊपर कि इन लोगों ने गद्दारी किया है। कर्नल साहनवाज, कर्नल ढिल्लन, और मुझे अपने आप पर अजीब लग रहा है कि तीसरा नाम इतना मशहूर नाम है और हज़ारों बार मैं बोला हूँ, पढ़ाया हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा है। कर्नल साहनवाज, कर्नल ढिल्लन, और हो सकता है स्ट्राइक करे अभी। तो 3 लोगों पर लाल किला में 1945 में आज़ाद हिंद फौज के रूप में इंग्लैंड से गद्दारी करने की बात पर मुकदमा चलाया गया और इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इतना सुनते ही, चूंकि आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के प्रति भारतीयों में इतना प्रेम था, इतना जज्बा था कि उन्होंने आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया। पूरे देश में तालका मच गया कि नहीं, साइन होने लगा, लाखों करोड़ों साइन हुआ कि इनको छोड़ा जाए। और लास्ट में जो उस समय चार्ल्स बेवेल थे, चार्ल्स बेवेल उस समय हमारे यहाँ के वायसराय थे, उनको अपना निर्णय बदलना पड़ा और तीनों की फांसी को कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तीनों की फांसी को कैंसिल करना पड़ा। तो ये 1945 में केस हुआ था। अभी हम लोग आज़ाद हिंद फौज जब पढ़ेंगे उसके बाद इसका जिक्र बढ़िया से करेंगे, इनके थोड़ा सा बारे में भी कुछ बता देंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, नहीं भूलेगा। ठीक है, कर्नल ढिल्लन, कर्नल साहनवाज और एक लोग नहीं याद आ रहा है, स्ट्राइक, यही होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। चलिए, तो इतना आप लोग नोट करिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं सोचा था सुभाष चंद्र बोस को निपटा दूंगा, पर ठीक है, आगे आते हैं फटाक से। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और हमारा अगर, चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। नमस्कार।